आज शुक्रवार वाले दिन आपका ब्रेन बस्ट में बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रोग्राम को देखते हो, इसको अच्छे कमेंट्स देते हो, बुरे कमेंट्स देते हो, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप किसी किस्म के भी कमेंट्स दो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर पार्टिसिपेशन। और आपके व्यूज़ की हम कदर करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कभी भी हर इंसान के सेम व्यूज़ नहीं हो सकते। जब इंसान बना है तो उसका मतलब ही ये है कि अगर 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, तो उसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के व्यूज़ के साथ नहीं चलते। और आज हमारे इस प्रोग्राम में आपको पता है मेरी कोशिश होती है कि डिफरेंट डिफरेंट गेस्टों को लेके आएँ। मिस्टर A.K. मिश्रा जो कि बहुत जानी पहचानी हस्ती हैं हिंदुस्तान में टीवी चैनल्स के ऊपर, और वैसे भी लियाकत में भी बहुत नॉलेज रखते हैं, उनको तो बड़े प्यार से हम जब कह दें तो हम बड़े मेहरबान हैं, वो हाँ कर देते हैं। लेकिन आज बड़ी देर के बाद डॉक्टर गुलरेज़ खान साहब को आपने इस टीवी प्रोग्राम पर उनको मेरे साथ 2 बार देखा पहले, लेकिन आज बहुत देर के बाद जी ऐसा एक पर्सनैलिटी वाली जो है शख्स आपके सामने आ रहे हैं, डॉक्टर गुलराज शेख साहब। और ये बीजेपी को बिलोंग करते हैं। मिश्रा साहब इंडिपेंडेंट हैं। मुझे किसी ने पूछा कि आपने ब्रेन बस्ट नाम क्यों रखा हुआ। आपको पता है लोग कमेंट्स देते हैं ना नीचे, तो मैं यूजली पढ़ता नहीं, मैंने एक बार पढ़ लिया, कहता ब्रेन बस्ट क्यों रखा। मैंने कहा जब डिबेट्स होती हैं तो उसका मतलब ही है सिर खपाई। तो मैंने कहा हम यहाँ पर बैठ के सिर खपाई करते हैं। बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। नमस्कार सभी को। गुले साहब, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। आप महाराष्ट्र के हैं मध्य और प्रदेश। हाँ जी, मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य सॉरी मध्य प्रदेश में हैं। हाँ मैं भूल गया वो। अच्छा, आप मध्य प्रदेश में हैं। लेकिन देखिए, एक बहुत बड़े 2 जो प्रोजेक्ट्स थे जो महाराष्ट्र को जा रहे थे, डिसाइड हो गया था, फाइनल हो गया था जी, वेदांता और वो अपने प्लेन्स के, वो लास्ट मोमेंट पर गुजरात में चले गए। आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने गुजरात के इलेक्शन के लिए, तो चलो हो सकता है उसका बड़ा फ़र्क पड़े, वैसे ना भी जाते तब भी गुजरात में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आप आ गए हुए हैं जी, कांग्रेस की मतलब वोटों को बदलने के लिए, तो आपको तो वैसे भी वहाँ जीत होनी थी। लेकिन ये 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, हाँ जी, पहले इस पर आपके व्यूज़ लूँगा, मैं उनके लूँगा कि महाराष्ट्र के लोग जो हैं, हाँ जी, वो कितने नाराज़ हुए हैं। क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट जो था हवाई जहाज़ वाला, हाँ जी, अपने एरोप्लेन्स वाला, ये तो जा रहा था नागपुर, और दूसरा जो वेदांता था ये एक और एरिया में जा रहा था, लेकिन दोनों लास्ट मोमेंट पर गुजरात को दे दिए गए। देखिए कितनी बड़ी लोगों के दिमाग में ये बात है कि इंटरफियरेंस करके एट द हाईएस्ट लेवल वो प्रोजेक्ट्स वहाँ से हटा के वहाँ ले गए। हिंदुस्तान तो एक है, हर स्टेट एक है, और आपका तो राज है। बधाई हो आपको कि आप महाराष्ट्र में दोबारा राज कर रहे हैं। देखिए शारदा जी, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और 110% जीतेगी गुजरात में। वो किसी आप की वजह से नहीं, किसी पाप की वजह से नहीं, अपने काम की वजह से। तो ना कांग्रेस का कुछ लेना देना है ना आम आदमी पार्टी का। और आम आदमी पार्टी तो वैसे भी जमानत जब्ती पार्टी है, सब जगह जहां भी जाती है जमानत जब्त करा के आती है। एनीवेज, जहां तक आप ये पूछ रहे हैं 2 प्रोजेक्ट्स, एक तो वेदांता का सेमीकंडक्टर्स का और दूसरा बोइंग वाला। तो ये ऐसा नहीं हुआ है कि ये आज ही या पिछले 4 महीने 6 महीने पहले से ही बात चल रही थी। ये जो प्रोजेक्ट्स की बात चल रही थी महाराष्ट्र से भी और गुजरात से भी, दोनों प्रांतों से पिछले 2 साल, लगभग 2 सवा 2 साल से चल रही थी कंपनियों की। और जो पिछली सरकार थी, आप उसमें देखिए कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तब सारे प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से निकल के या तो वो तमिलनाडु जा रहे थे, या वो कर्नाटक जा रहे थे, या वो गुजरात जा रहे थे। और इसी की श्रृंखला की एक कड़ी है। लेकिन होता क्या है हमारे देश में, जब चुनाव सामने आता है ना, तो हर चीज को लिंक किया जाता है। इन दोनों में कोई लिंक नहीं है। उस सरकार की जो नाअहली थी
उसकी वजह से प्रोजेक्ट गए हैं, और वो गुजरात गए क्योंकि गुजरात की सरकार पॉलिसी बनाती है। लेकिन हमको उम्मीद है कि अभी जो सरकार है वर्तमान में महाराष्ट्र में, जल्द ही और अट्रैक्टिव काम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि चाइना से इन्वेस्टमेंट बाहर निकल रहा है और वो जा रहा है कहाँ? हिंदुस्तान, वियतनाम, थाईलैंड। तो अब हम महाराष्ट्र को उस रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे तो उम्मीद ये भी है कि MBS सऊदी अरब से आने वाले हैं, और हो सकता है कि सऊदी अरामको का प्रोजेक्ट भी हम कोशिश करेंगे कि वो रत्नागिरी या उसके आसपास में कहीं लगे। मिश्रा साहब, आपने गुरेज जी ने एक बात, मिश्रा जी, गुरेज जी ने एक बात कही कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आम आदमी पार्टी आए या ना आए। एक साल पहले इन्होंने, मैं गुजरात के ऊपर आपको बात कर रहा हूँ, हमारा आज ये टॉपिक तो नहीं था, बात चलो शुरू हो गया। एक साल पहले इनको सारी गवर्नमेंट बदलनी पड़ी, सार चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एवरीथिंग। और अगर इतना फिक्र ना हो तो अमित शाह से अभी 7 दिन वहाँ पर जाके बैठे। मोदी साहब हर महीने में 3-3, 4-4 बार गुजरात जा रहे हैं। तो ये कहना कि हमें कोई फिक्र नहीं है, अगर इतना 100% कोई आदमी श्योर हो तो उनको फिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर साहब देखिए, आपका जो स्टेटमेंट है उससे मैं पार्शियली सहमत जरूर हूँ। डॉक्टर गुलरेज शेख या कोई और प्रवक्ता होता तो ये इनकी स्टाइल होती है इसी तरीके से बोलना। अगर अभी आप इनसे पूछेंगे कि हाँ भाई गुजरात चुनाव का रिजल्ट क्या होगा या कहीं का, तो बोलेंगे 100% हम जीत रहे हैं। मेरे लिए बधाई है, आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं फ्रेंकली मैं आपको बताऊं, कोई भी नई पार्टी या इवन कोई नया एलिमेंट किसी भी इस्टेब्लिश्ड एनवायरनमेंट में अगर इंटर होता है तो फर्क तो पड़ता है भाई। आधा डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर कम या ज्यादा हो जाने से भी आपके बिजली का बिल भी, उस पर भी फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। बहुत सारे फर्क पड़ते हैं। लेकिन इसमें दूसरी बात जो है, देखिए ये कोई गलत चीज नहीं है। मैं एक चीज बताऊं, अमित शाह जी 7 दिन वहां पे थे, प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। ये बीजेपी पार्टी की एक खूबी है डॉक्टर साहब। यूपी में जब गांव लेवल के, ब्लॉक लेवल के छोटे इलेक्शंस होते हैं ना, तो मैंने ऑब्जर्व किया है ये भी उतनी ही शिद्दत से उसको लड़ते हैं कि जैसे वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो। कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और अगर अमित शाह वहां 10 दिन रह के मेहनत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो किसी भी काम को भगवान भरोसे या किसी और चीज के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते हैं। सक्सेस उसी को मिलती है। मैं बार बार बोलता हूं, बीजेपी को हराना असंभव नहीं है। बीजेपी की जीत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बीजेपी की जीत विपक्ष की कमजोरी है, विपक्ष की नाकामयाबियां है। विपक्ष जो है, जिसको हमारे गांव में बोलते हैं जंगर चोर। जंगर चोर का मतलब होता है जो आदमी काम न करना चाहे। हाँ, वो 1 महीने पहले विपक्ष के लोग निकलेंगे। तो ये तो अच्छी चीज है। मैं बोलता हूँ अब चुनाव आ गए हैं, अब केजरीवाल जी भी वहां पे 1 महीने रहे, और उसके बाद बीजेपी वाले भी वहां सारे 1 महीने पे रहे, और पूरा दमखम लगा के लड़े ताकि कंपटीशन की डिग्री बढ़े। तो ये तो अच्छी चीज है, ये बीजेपी की स्पेशलिटी है। एक भी चुनाव आप मुझे बताइए जहां ये हारे हो और इन्होंने दमखम लगा के, यूपी में हुआ, आम आदमी पार्टी गई, वो केवल उद्घाटन करने के लायक भी नहीं गए, इधर उधर खाना पूर्ति किया, भाग के चले आए। तो ऐसे इट मींस कि वो दे वर नॉट सीरियस, यूपी के लिए सीरियस नहीं थे। जो आदमी सीरियस होता है वही टाइम देता है और वही मेहनत करता है। उसमें चाहे प्रधानमंत्री मेहनत करे, चाहे अमित शाह करे, चाहे कोई भी करे। तो ये कोई, मैं समझता हूं कि इसमें कोई, मैं तो बोलता हूं कि अमित शाह जितनी मेहनत कर रहे हैं उनकी देखी देखा ही दूसरी पार्टी के लोग मेहनत करें, तो फिर तो भारत स्वर्ग बन जाएगा। गुरुदेव जी, इन्होंने अपना कहा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पर अमित शाह जी जाके अपना टाइम लगाते हैं, मोदी जी अपना जाके टाइम लगाते हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर केजरीवाल साहब गुजरात में जाके टाइम लगाते हैं, तो वो आज आपके लोगों ने बयान देने शुरू कर दिए कि इन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया है, इन्होंने गुजरात को घर बना लिया है, ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, ये दिल्ली में इनको रहना चाहिए, दिल्ली में काम करना चाहिए, दिल्ली की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो फिर तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को जो है वो दिल्ली में हिंदुस्तान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। इसका आपके पास क्या जवाब है? देखिए शारदा जी, जब न्यायालय मान रही है कि जो दिल्ली है आज गैस चैम्बर की तरह पॉल्यूट हो चुकी है, लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है कि जीवन जीना और अच्छी तरह से जीना, तो बेसिक ह्यूमन राइट जो होता है सांस लेने का अधिकार
भी दिल्ली की आवाम को नहीं मिल रहा है। आज आपको स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। जब दुनिया में कोरोना फैल रहा था तब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, दिल्ली में कल से ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब गैस चैम्बर में लोग सांस ले रहे हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है वो गुजरात में बैठा है। इसलिए कहा जाता है, इसके पहले वो पंजाब में था तब नहीं बोल रहे थे हम। नहीं मिश्रा जी, आप तो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के। मुझे ये बताइए कि ये जो पोल्यूशन है, मैं दिल्ली में 1960 से हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7 साल पढ़ा हूँ, और मैंने जो पोल्यूशन का स्ट्रक्चर है वो केजरीवाल ने नहीं खड़ा किया। देखिए, ये कहते हैं पराली जो है ये जलाई जाती है पंजाब में, उतनी ही पराली जो है वो अपने हरियाणा में जलाई जाती है और यूपी के वेस्टर्न एरिया में भी जलाई जाती है। तो इन सब का कम्बिनेशन जो है वो अफेक्ट करता है दिल्ली के ऊपर। लेकिन मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कि वो इस पोल्यूशन को दूर कर सके केजरीवाल साहब दिल्ली बैठकर? कौन सी रॉकेट साइंस है? हाँ डॉक्टर साहब, है रॉकेट साइंस, वो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो या मोदी की। यूपी में हमारे यहाँ भी बहुत खेती है, प्रयागराज और बनारस के बीच में गांव है। हमारे तरफ के पूर्वांचल के लोग, आप रिकॉर्ड कैमरा लेके घूम लीजिए, एक रत्ती की पराली नहीं जलती है डॉक्टर साहब। हम उसको एज ए वेस्ट मैनेजमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं, सारी पराली हम इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे जितनी भी हो रख लेते हैं। पहला चीज, उससे छप्पर हम लोग बनाते हैं, मड़ई वगैरह छप्पर घास फूस की जो होती है वो बनाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि जब हरा चारा नहीं होता है तो उस पराली को मशीन से काट के हम जानवरों को खिलाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, ठंड में जैसे शहर के लोग कैंप फायर करते हैं, वैसे ही हर गांव में हर घर में ठंड से सुबह शाम बचने के लिए एक छोटा सा कैंप फायर लगाते हैं। कश्मीर में वो एक कांगड़ी लेके अंदर चलते हैं, तो उसमें भी हम लोग पराली का यूज करते हैं। घर में अगर खाना बनाना है चूल्हा चौके में तो हम पराली का यूज करते हैं। और तो और ठंड में सोने के लिए गद्दे की तरह पराली को हम एक दूसरे में गूंथ करके, जब भयंकर ठंड पड़ती है तो हम लोग उसको गद्दे की तरह यूज करते हैं। वहां पराली बिछा लेते हैं, उसके ऊपर गद्दा बिछाते हैं, और रत्ती भर भी ठंड नहीं लगेगी। डॉक्टर साहब, आप अंटार्कटिका पे चले जाइए और पराली नहीं, आप तो अपने काम में चले गए मिश्रा जी। मिश्रा प्लीज, आप तो अपने काम में चले गए। मेरा सवाल ये था कि जो पराली है आपके गांव में नहीं जलती होगी, पराली जो है हरियाणा में जलाई जाती है, पराली पंजाब में जलाई जाती है, और वेस्टर्न यूपी के जहाँ पर गेहूं धान या दूसरा ये अपना राइस होता है वहाँ पर जलाई जाती है। मैंने खुद, मैं तो टीवी के ऊपर आपको दिखा देता हूँ। क्लियर है, मैं अपने गांव की नहीं, मेरा जवाब दीजिए ना, आपकी ये पराली जलती है या नहीं जलती? पराली को जला के पॉल्यूशन करने से ज्यादा बेटर है कि आप उसका सेकेंडरी टाइप से यूज करिए। किसी भी क्रॉप का प्रोडक्ट के 50 यूज होते हैं। ये थोड़ी है कि चावल निकाल लिया तो बाकी का वेस्ट मैनेजमेंट आप मत करिए और उससे पॉल्यूशन क्रिएट करिए। ये तो अपनी जिम्मेदारियों को जो है नहीं निभाने के लिए लोग, चलो जी पराली को खेत में आग लगा दो। इससे बेटर है पराली को वहीं खेत में रहने दीजिए, पानी भर दीजिए, वो सड़ जाएगी तो कम से कम खाद बनेगा। तो पराली के बहुत सेकेंडरी यूजेस हैं जो शायद वेस्टर्न यूपी और पंजाब के किसान नहीं जानते हैं, जागरूकता नहीं होगी या ज्यादा रिच हो गए हैं। उनको सीखना चाहिए इन सब चीजों से कि वेस्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैसे। पूरे पूर्वांचल में बताइए एक जगह पराली जली हो, आप खबर मुझे दिखा दीजिए। नहीं, देखिए मेरा सवाल फिर वही है, क्या हरियाणा में पराली जलती है या नहीं जलती? पंजाब, सिर्फ ये कहा जा रहा है दिल्ली के बीजेपी के लीडर कि जी पंजाब वालों ने हमारे यहाँ जो है ये पोल्यूशन कर दिया। मैं दिल्ली अपने आप में पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, व्हीकल से है, यहाँ पे व्हीकल और अगल बगल जो फैक्ट्रीज है, और इसी चक्कर में दिल्ली से सारी इंडस्ट्रीज को निकाल करके दिल्ली के बाहर किया गया था 15-20 साल पहले। यही था कि दिल्ली से सारी इंडस्ट्री को निकालिए। तो दिल्ली के अपने जो है पॉल्यूशन के स्रोत हैं अगल बगल एरिया में। मैं बोलता हूं पराली बंद कर दीजिए, तो क्या 2-3 महीने के बाद जो है जब पराली का सीजन नहीं होगा तो क्या पॉल्यूशन नहीं होता है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में? पॉल्यूशन की समस्या एक यूनिवर्सल समस्या है, और भारत सरकार को ग्लोबल लेवल पे तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को और हर स्टेट को, ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी वो हवा नहीं ले रहे हैं, बीजेपी वाले नहीं ले रहे हैं। दिल्ली में अगर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है तो आप केवल दिल्ली की, यानी जहां की जो सरकार है वो उसको मैनेज करें। ठीक है, अब उधर यूपी में, झारखंड में जिसकी सरकार होगी वो उसको मैनेज करेंगे, लेकिन एटलीस्ट दिल्ली में जिसकी सरकार है, मुख्यमंत्री होने के कारण
आप उसको मैनेज तो करिए। अभी बोल रहे थे पंजाब में हमें 6 महीने हुआ है, हम 2 साल में कर देंगे। पिछले 5 सालों में तो आप दिल्ली में नहीं कर पाए, तो पंजाब में ऐसा क्या आप कर देंगे कि पॉल्यूशन हटा देंगे? जो पंजाब में 6 महीने में करने वाले हैं वही दिल्ली में कर दीजिए अभी। तो जिम्मेदारियों से भागने के लिए बहाने मत बनाइए। कोई भी सरकार गुलेरिया साहब, कर गुलेरिया साहब, आपने बहुत टीवियों के ऊपर इस किस्म के टॉपिक डिस्कस किए होंगे जो अब मैं अगला सवाल आपसे पूछने वाला हूं, और मेरा लगता है पिछले 3 दिन से आप इसी को डिस्कस कर रहे होंगे, और वो आप समझ ही गए कि गुजरात के मोरबी ब्रिज की बात हो रही है। सवाल सिर्फ सिंपल ये है जो आज हर एक के दिमाग पर, हर गुजराती के दिमाग में भी ये सवाल है कि कैसे एक घड़ियाँ बनाने वाले को, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो 140 साल पहले ब्रिज एक राजे ने बनाया और वो बाकायदा 140 साल में उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक घड़ी बनाने वाले को, ये हर आम आदमी के दिमाग में क्वेश्चन है कि घड़ी बनाने वाले को कैसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो रिस्पॉन्सिबल था, तो क्यों नहीं उसकी FIR में उसका नाम आया अभी तक? देखिए, पहली बात तो ये है शारदा जी कि ये कोई बात नहीं होती कि घड़ी बनाने वाला, सैमसंग कंपनी जो है वो ऑटोमोबाइल भी बनाती है, वो फाइटर प्लेन भी बनाती है, वो हथियार भी बनाती है, और आपका टेलीविजन और कंप्यूटर जिस पर बैठे हैं वो भी बनाती है, मोबाइल फोन भी बनाती है। तो ये विषय नहीं है। अगर वो क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर था तो वो बाय नॉर्म्स को पूरा करता है। अब लेकिन उसमें क्या त्रुटि हुई है उसके लिए तो SIT बनी 5 सदस्य, और मुझे लगता है 4-5 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन आप ये नहीं कर सकते ना कि आप ये सोचिए ना कि आपके टोरंटो में कुछ होता है तो क्या जस्टिन ट्रूडर के ऊपर FIR लग जाएगी? नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए गुलेरिया जी, एक सेकंड मुझे ये बताइए कि वो बेचारे जो टिकट बेच रहे थे, और वो बेचारा गार्ड है जिसको 2000-4000 रुपया तनख्वाह मिलती होगी, 10,000 मिलती होगी, हैं जी, उन लोगों को तो आपने पकड़ के 9 आदमियों को अंदर कर दिया। जो असली रिस्पॉन्सिबल हैं जी, उनके ऊपर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई, क्योंकि वो पटेल कम्युनिटी को बिलोंग करता, और इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के बाद हो सकता है पकड़ा जाए। ऐसा नहीं है। कुछ तो एब्सकॉन्डेड हैं जिनके लिए पुलिस जो है उनको फरार डिक्लेयर करके उनको सर्च कर रही है। तो मुझे लगता है कि चूंकि गुजरात की पुलिस बड़ी प्रोफेशनल है, बहुत जल्दी उनको भी सर्च कर लेगी, कहीं भी छुपे हों, चाहे वो यूपी गए हों, राजस्थान गए हों, पकड़े जाएंगे। लेकिन आप ये सोचिए ना कि उसकी कैपेसिटी 100-125 की थी, 500-600 लोग कैसे गए, टिकट किसने दिए, ये सब चीजें भी तफ्तीश का विषय है। और जब होता यह है कि जब आप नीचे से चेन पकड़ते हो तो फिर ऊपर तक जाते ही जाते हो, ऊपर तक चीजें जाएंगी, आप देखेंगे कि बड़े बागड़ बिल्ले भी पिंजरे में बंद होंगे। आपने मिश्रा जी, आपने इसके ऊपर बहुत काम किया, बहुत रिसर्च किया, बहुत बोले, आप इस लाइन के भी हैं, टेक्निकल आदमी हैं। आप इस सारी घटना को कैसे देखते हैं? क्योंकि इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। 150 आदमी जिनकी जानें चली गई हैं, उन्होंने तो वापस नहीं आना। अब देखिए, आम एक्सीडेंट हो जाता ना तो 5 लाख रुपया गवर्नमेंट देती है, आम मिनिमम, कहीं 10 भी देती है। अभी आप ये बताइए, यहाँ पे 150 आदमियों की डेथ हुई, 2 लाख रुपया पर फैमिली को दिया गया आज के ज़माने में। आप इस सारी को, क्योंकि मैंने आपको सुना है कुछ टीवियों के ऊपर इसके ऊपर बोलते हुए, आप ज़रा इसको थोड़ा सा डीप बताइए कि ये कैसे हो सकता है और क्यों हुआ है। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा शुरू से मानना है जान बड़ी अनमोल चीज है। भगवान अगर उस जान को ले तो ठीक है, भगवान ने जन्म दिया है तो मृत्यु भी वो दे सकता है। ह्यूमन एरर के कारण, ह्यूमन लापरवाही के कारण अगर कोई चीज होती है तो ये बात मैं हजम नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं मानता, सरकार किसी की भी हो। आप फर्ज करिए उस ब्रिज पे, अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं डॉक्टर साहब, हमारा संसद भवन बन रहा है जहां पे 500 हमारे सांसद बैठेंगे, माननीय प्रधानमंत्री अभी के या फ्यूचर के जो भी होंगे सब लोग बैठेंगे वहां पे, और एक दिन खबर आए कि जी वो भरभरा के गिर गया, इतनी बड़ी मुसीबत देश में क्रिएट हो जाएगी कि पूरी लीडरशिप खत्म हो गई। जान की कीमत सबको है और संविधान में सबको बराबर दिया गया है। अब टेक्निकलिटी ये होती है कि एटलीस्ट एक स्पैन होता है, स्पैन ये होता है कि जनरल मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट जो क्वालिटी होता है या कंस्ट्रक्शन होता है
वहां से लेके और जो टेक्निकल लेवल का इंजीनियर जो साइट पे रहता है, जो क्वालिटी को चेक करता है, बीच में 10-15 कंपनी के टॉप लेवल के लोग रहते हैं, वो तो डेफिनेटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एमडी को ये बोला जा सकता है कि भाई वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि एक एमडी के कई कंपनी हो सकते हैं, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी उसकी भी है, बनती है। और ये प्रथा भारत में अब शुरू होनी चाहिए। कहीं पे भी किसी भी चीज में देखिए, अभी यूपी और जब ये चला था मिलिट्री में, जब भर्ती वाली प्रक्रिया 4 साल 5 साल की गई थी, अग्निपथ वाला, अग्निवीर वाला, तो कई जगह ट्रेनें फूकी गई थी बिहार झारखंड में, सबके ऊपर रासुका लगा था डॉक्टर साहब। और ये भी नेशनल डिजास्टर होता है, यहाँ पे भी रासुका लगनी चाहिए, गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें 25-50 लोगों की सामूहिक रूप से नेग्लिजेंस होती है। चलिए, मैं नहीं बोलता हूं कि वो लालची थे, उन्होंने रिश्वत लिया, लेकिन कहीं ना कहीं या तो समझ में कमी थी, वो सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते थे, या कहीं ना कहीं जानबूझ के नेग्लिजेंस किया है। तो वो पूरा स्पैन जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई है या जो इंजीनियर लगे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए डॉक्टर साहब। कल को मैं बोलता हूं हमारा संसद भवन गिर गया और इतने आराम से कोई बच करके निकल जाएगा? इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन पुल के हो रहे हैं, हर चीज हो गए। भोपाल में क्या हुआ आप देखिए ना, एंडरसन तो भाग के चला गया, एंडरसन अपनी मौत मरा है अभी 10 साल पहले। और हमारे हिंदुस्तानी भाई, उनके बच्चे आज भी जो है हैंडीकैप पैदा हो रहे हैं, किसी को आंख नहीं है, किसी को वो नहीं है, और इतने आसानी से हम जो है किसी को छोड़ देंगे कि भाई आप कुछ भी कर लो और आपके कारण किसी की जान चली जाए। सरकार किसी की भी हो, अभी बीजेपी की है, तो मैं मांग करता हूं कंस्ट्रक्शन का जो स्ट्रक्चर है, जो नियम कानून है, इसको बहुत टाइट करना है। टाइट केवल नियम ही नहीं बदलना है, इसके साथ साथ इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो टॉलरेंस क्यों नहीं दिखाते हैं? चाहे वो प्राइवेट, अभी देखिए कुछ दिन पहले बरसात में यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में और ये गाजियाबाद में 2 बिल्डिंगें भरभरा के गिर गई थी, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वाले थे, उस पर बहुत सख्त कार्रवाई हुई थी, मेरे ख्याल से शायद योगी जी की सरकार थी। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के भी फील्ड में, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कोई भवन हो, चाहे ब्रिज वगैरह हो, और ये इन सब चीजों पे तो हमें बहुत स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, और केवल नियम बदलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो जो कल्पिट है, ये मास केयर वाली बात होती है डॉक्टर साहब। अगर 100-150 लोग मर जाएं, ऐसा नहीं है कि किसी को चोट आ गई और हाथ में फ्रैक्चर हो गया और सब कुछ सही हो गया, उसके बाद चलो जी वो कर लिया। इस पे मैं बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, गवर्नमेंट को जीरो टॉलरेंस इस पे भी अपनाना चाहिए, ताकि देखिए हमारा विश्वास बना रहे डॉक्टर साहब। हम कहीं जाके फ्लैट किराए पे लेके 20 मंजिल के मकान में अगर रहते हैं, तो इसी भरोसे से रहते हैं कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने इसको देखा है और पास किया है, चाहे वो बीएमसी हो, चाहे यूपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कहीं की हो। तो कम से कम हम भारत के नागरिक हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो कम से कम इतनी तो सुरक्षा आप हमें इंश्योर कर दीजिए। ये रिक्वेस्ट है कोई भी गवर्नमेंट। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बड़े क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का बहुत जगह जवाब दिया होगा। सवाल सीधा है कि 2016 में मोदी साहब ने बंगाल में जब ऐसी घटना हुई तो उन्होंने ये कहा कि इट इज़ नॉट गॉड्स एक्ट, इट इज़ ए करप्शन। अब जब यहाँ पर कुछ हो जाता है तो वो गॉड्स एक्ट जो है नहीं, मतलब वो करप्शन नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के दिमाग में। देखिए, राइट में ये बात आ जाती है कि भाई वहाँ पर तो ये है और यहाँ पर ये दूसरा जो है इसकी रीडिंग की जा रही है। तो मेरा मतलब 2016 और 2022 में क्या फ़र्क है? नहीं, देखिए, आप गुजरात को पश्चिम बंगाल से कंपेयर नहीं कर सकते। गुजरात की बात ही नहीं मैं कर रहा, मैं तो एक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। वो करप्शन है, ये करप्शन नहीं है। मुझे आपको समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा प्रांत शायद है, मैंने तो बिहार में भी वो स्थिति नहीं देखी, कि जहां पर आप थोड़ा 100 किलोमीटर बाहर कलकत्ता के जाओ तो आपको कच्चे मकान मिलेंगे। तो ये स्थिति बना दी है पश्चिम बंगाल की, चाहे वो कम्युनिस्टों ने या फिर ममता बनर्जी ने। और जो टोलाबाजी शब्द है, वो टोलाबाजी शब्द ही इसलिए आया है कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। अभी कुछ समय पहले देखा कि ममता दीदी के मिनिस्टर के पास कितने करोड़ों रुपये उसके गर्लफ्रेंड के पास मिले। तो ऐसी स्थिति में तो वो तो एक्ट ऑफ फ्रॉड था। और अभी ये कौन सा एक्ट है, ये भी आपको एसआईटी में हमारी
हमारी ही लोगों ने जो एसआईटी बनाई, हमारी सरकार ने बनाई। अब तो खैर चीजें वहां पर इलेक्शन कमीशन देख रहा है गुजरात में, लेकिन हमारी सरकार ने जो एसआईटी बनाई वही दूध का दूध और पानी का पानी करके बताई गया। अच्छा, अब आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, इसी पे आपसे सवाल करता हूँ कि मतलब आपको ये सारी पार्टियां मानती हैं कि यस, चाहे 1 सीट मिले चाहे 10 सीटें मिलें, डेफिनेटली आम आदमी पार्टी जो है वो कुछ ना कुछ 5-10% इफेक्ट वहाँ पर डाल रही है। इट इज़ नॉट लाइक उत्तराखंड जहाँ पर जमानतें जब्त हो गई, लेकिन यहाँ पर लग रहा है क्योंकि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल पीछे हट गई है, तो लग रहा है कि सेकंड एक पार्टी जो है वो सामने नज़र आ रही है। एक मेरा सवाल आपको ये है कि उनको वहाँ से हटाने के लिए आपके इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल दुनिया कहती है, मैं नहीं कहता, मैंने तो ऐसे बढ़िया बढ़िया इलेक्शन कमिश्नर देखे हैं जिन्होंने इस इंडिपेंडेंस को बाकायदा दुनिया में मशहूर कर दिया, ऐसे ऐसे भी वहाँ पर। लेकिन अब आपने 4 दिसंबर को दिल्ली का इलेक्शन जो है अनाउंस कर दिया म्यूनसिपल कमेटियों का जी, और साथ एक ही म्यूनसिपल कमेटी अब तो बन गई, उसका इलेक्शन अनाउंस कर दिया। और ये अटेंशन जो है अब वहाँ जो केजरीवाल साहब जा रहे हैं जी लोगों के बीच में, ताकि वो दिल्ली पे कंसंट्रेट करें, वहाँ से हटें। नहीं, यू आर रीडिंग टू मच इन दीज थिंग्स। ये इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कब कहाँ टर्म हो रही है, स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, तो उन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। और मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कोई बहुत बड़ा कॉन्टेंडर है गुजरात में। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी उनको कुछ देर पहले उनके शायद नेशनल सेक्रेटरी थे या क्या थे, राजगुरु जी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। आप ये समझिए कि कितनी बुरी हालत होगी जो कांग्रेस, तो आप खुद बोल रहे हो मरी हुई पार्टी, राजगुरु साहब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं गुजरात में। तो आम आदमी पार्टी ये दिखाने के जाते हैं। आपने गोवा में भी देखा होगा, जब गोवा का चुनाव था, हम काफी बार बात करते थे कि आम आदमी पार्टी कुछ बहुत बड़ा करिश्मा दिखाएगी। क्या करिश्मा दिखाया? करिश्मा यही हुआ कि जमानत जब्त करवाने की लाइनें लगा दी। यही हालात जो है भाई साहब ये गुजरात में बनने वाले, उससे बुरे बनने वाले हैं गुजरात में। आप मिश्रा साहब इसको किस तरीके से देखते हैं? लोग जो हैं ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनको वहाँ से हटाने के लिए ये 4 दिसंबर की डेट जो है अनाउंस करवाई गई है, जबकि 3 महीने 4 महीने पहले केजरीवाल साहब ये कह रहे थे कि इलेक्शन अभी करवाओ, अभी करवाओ, अभी करवाओ। नहीं डॉक्टर साहब, लोग ये नहीं बोल रहे, केजरीवाल जी खुद चीख चीख के सबसे पहले हर चीज बता देते हैं, कौन गिरफ्तार होने वाला है, किसको ऊपर कौन सी धारा लगने वाली है। ये केजरीवाल जी ने ही बता दिया सबसे पहले कि मुझे ऐसा करने के लिए इन्होंने साथ में किया। देखिए, इलेक्शन कमीशन बहुत सक्षम है, वो पूरे देश में जहां 50-60 करोड़ वोटर हैं एक साथ वोटिंग करा सकती है। वो एमसीडी का चुनाव और गुजरात का चुनाव एक साथ और हिमाचल का करा रही है, तो उसमें जो है इलेक्शन कमीशन या बीजेपी को मैं दोष नहीं देता हूं। इसका एग्जाम्पल देखिए, केजरीवाल से पूछिए ना, अरे भैया तुम्हारे बस में नहीं है तो जितनी चादर उतना पैर फैलाइए, आप एमपी भी पहुंच जाओगे, आप गुजरात भी पहुंच जाओगे, आप यूपी भी पहुंच जाओगे। अभी मेन इलेक्शन हुए थे एमपी के, तो क्यों नहीं, इतना ही शौक है हर जगह दौड़ने का तो इंडिया के सारे स्टेट में आप लड़ लिए होते। अब राहुल गांधी के बारे में आप क्या बोलेंगे? इधर गुजरात का इलेक्शन है, उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। गुजरात जीतना है, जितना वो पदयात्रा में मेहनत कर रहे हैं इतना वो गुजरात में करते तो एक एक गांव एक एक बूथ को वो कर लेते और शायद वो गुजरात में सरकार बना लेते, लेकिन उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो नेताओं का अपना अपना ओपिनियन है। राहुल गांधी गुजरात इलेक्शन को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, वो उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। उन एरिया में वो दौरा कर रहे हैं जहां पे इलेक्शन होना ही नहीं है। अब उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। केजरीवाल जी अगर गुजरात नहीं संभाल सकते हैं तो क्यों आप गुजरात में कूद पड़े? तो हम लोगों के यहाँ एक कहावत है, मैं तो यही बोलूंगा कि भाई अपनी चादर देख ले केजरीवाल। अगर उनको लगता है यूपी भी संभाल सकते हैं, गुजरात भी संभाल सकते हैं, बंगाल भी, और तो और अगर उनको लगता है पाकिस्तान संभाल सकते हैं तो वहां पे भी चले जाएं। बड़ी शर्म। श्रीलंका में भी बहुत परेशानी है डॉक्टर साहब, वो वहां पे भी चले जाए, शायद वहां कुछ परेशानी में दिक्कत कम आ जाए। वो बड़े उदार हृदय के आदमी है, अब वो एक आम आदमी की परेशानियों को समझते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ केजरीवाल साहब, पहले आप श्रीलंका चले जाइए, हमारे पड़ोसी हैं, हजारों साल पुराने संबंध है, वहां की भी प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। लेकिन ये दोष मत दीजिए इलेक्शन कमीशन को या किसी और को। जनसंघ 1952 से लेकर
जी 19 मतलब 98 तक जी कोई ख़ास नहीं था इनका महत्व। ये मेहनत करने से ही बने हैं और इसके पीछे मेहनत जो है वो दुनिया जानती है कि दो शख्सियत हैं, पहले स्वर्गीय अटल जी और ऑफ कोर्स जो इस वक्त रिटायर हो चुके हुए हैं। ये दो शख्सों ने इस पार्टी को आगे बनाया। एट वन टाइम देयर वर 2 MPs। कोशिश हर लीडर करता है, कोशिश आम आदमी पार्टी भी जो है वो कर रही है। आम आदमी पार्टी कोशिश ये कर रही है कि मैं कांग्रेस का जो है वो ये दिखा सकूं दुनिया को कि कांग्रेस की जगह पर अब आम आदमी पार्टी जो है वो आगे आएगी और मैं 10 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, अगर अभी नहीं बनूंगा तो। अभी तो खैर क्या बनना उन्होंने, अभी तो उनकी एक सीट भी नहीं है पार्लियामेंट में। लेकिन मेहनत करना और लगातार कोशिश करना, इसमें क्या हर्ज है गुलराज साहब? नहीं, मेहनत करना चाहिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागे। आप में अभी इनके प्रवक्ता नहीं है, यदि हमारे बीच में आपके प्रवक्ता भी होते तो बहुत अच्छा रहता। आप ये बताइए, मुझसे ज्यादा इस विषय पर मिश्रा जी बोल पाएंगे, क्योंकि ये दिल्ली और आसपास में ही रहते हैं हमेशा। आम आदमी पार्टी ने वैक्यूम सक्शन की कितनी मशीनें खरीदी दिल्ली में, जबकि इन्होंने अपने 2015 के मैनिफेस्टो में बात की थी। आप ये बताइए, आप मिश्रा जी आप भी बताइए कि आम आदमी पार्टी ने कितने जो अवैध इंडस्ट्री थी उनको दिल्ली के बाहर का रास्ता दिखाया। आम आदमी पार्टी ने कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसेस लगाई कि वहां पॉल्यूशन कम होता। और आज जो पंजाब में हुआ है, खालिस्तानियों ने एक शिवसेना के नेता को जो गोली मारी, और किस तरह से गोली मारी है। जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है, खालिस्तान का क्यों सर उठ रहा है वापस से? तो ये सब चीजें हैं, इसलिए वाजिब प्रश्न उठते हैं इसके खिलाफ। हाँ जी मिश्रा जी, आपको उन्होंने सवाल किया है। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए इस सवाल का भी जवाब केजरीवाल खुद दे रहे हैं। अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले तक वो हमेशा स्कूल की बात करते थे। जी न्यूयॉर्क टाइम में छप गया है भाइयों, अच्छा जी ये हो गया है। अब केजरीवाल जी को पता नहीं क्या हो गया, जिस चीज को उन्होंने इतना खूबसूरत बनाया, गुजरात में कुछ दिनों उन्होंने बात की कि हम स्कूल और ये सब बनाएंगे, उसके बाद बात ही नहीं कर रहे हैं। कौन जेल में जाएगा, कौन रिहा होगा, बीजेपी डर गई है, कांग्रेस हमसे सहम गई है, मतलब विकास की वो बातें ही नहीं कर रहे हैं। आप पिछले 20 दिनों से मैं केजरीवाल जी के स्टेटमेंट को देख रहा हूं, वो अपने एजुकेशन मॉडल की वो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्या हो गया भाई, इतना खूबसूरत एजुकेशन मॉडल है तो आप गुजरात में उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ते। मुझे लगता है कि उनको ये लग गया है कि अब उनका एजुकेशन मॉडल या दिल्ली को लंदन बनाने वाला जो था मॉडल, या फ्री में भी देने वाला जो था, वो कितने दिन तक चलेगा। अगर मान लीजिए इनकम नहीं है तो बहुत सरकारें, श्रीलंका में यही तो हुआ, फ्री दे दे करके एक दिन सरकार का ही खजाना खाली हो गया। तो अब वो जो बिना सर पैर की जो राजनीति होती है ना, जी ये जेल भेजेंगे, ये हमें परेशान कर रहे हैं, कांग्रेस वाले हमसे ये कर चुके हैं, उनको लग गया है कि वो गायब होने वाले हैं, बीजेपी वालों को लग गया है कि वो एक भी सीट नहीं। अरे इन गुजरात के लोगों के मुद्दों का बात ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं तो सोच रहा था गुजरात में एटलीस्ट वो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था पहुंचेंगे तो बोलेंगे मैं जीएसटी आधा कर दूंगा, मैं इंडस्ट्रीज और गुजराती भाइयों को मैं फ्री में बिजली दूंगा, फ्री में पानी दूंगा, फ्री में बस का टिकट, ये सब दे ही नहीं रहे। मुझे लगता है वो वहां कमाने के लिए जा रहे हैं, देने के लिए नहीं, लेने के लिए जा रहे हैं, जनता को देने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो केजरीवाल जी भी बहुत बढ़िया माइंडेड आदमी है, मुझे यही लगता है कि वो गुजरात से लेने के लिए जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई फ्री वाली चीजें वहां डिक्लेयर नहीं की है कि भाइयों हम आपको ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे। चलो अभी तक उन्होंने 4 MPs को करोड़ों रुपये लेके टिकटें दे दी हैं, राज्यसभा का मेंबर बना दिया। वो तो चलो उनकी अपनी जिस तरीके की उनकी वर्किंग है वो जाने। लेकिन गुलरेज जी, डॉक्टर साहब थोड़ी सी बात करते हैं अपने नेबर कंट्री की, है जी, क्योंकि उसका अफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है। कल गोली चली है जी, आज इमरान खान ने बयान दे दिया जी, कुर्सी पे बैठे हुए, टांग के ऊपर प्लास्टर लगा हुआ, कि मुझे तो 4 गोलियां लगी हैं, जबकि पहले ही आया कि सिर्फ एक ही गोली लगी है। खैर अब उन्होंने 4 गोलियां बना दी और साथ में उन्होंने ये बयान दे दिया कि मुझे तो पता ही था कि मुझे इन्होंने मारना है। पाकिस्तान की सिचुएशन आप काफ़ी अच्छी तरह समझते हैं। एस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ निकाल के और आर्मी को ओपन गालियाँ निकाल के
कब तक ये पॉलिटिशियन अपने आप को सस्टेन कर सकेगा पाकिस्तान में? देखिए शारदा जी, जितना मेरा जियोपॉलिटिकल सेंस बोलता है कि इनके सामने दो विकल्प हैं, या तो इनके ऊपर वापस से कोई हमला हो, क्योंकि जो कल हमला हुआ था मुझे वो बेनजीर पार्ट 2 मॉडल दिख रहा था आईएसआई और पाकिस्तान फौज का। तो या तो इनको वापस से कुछ ना कुछ हो इनके साथ, या तो कोर्ट के माध्यम से इनको जेल डाल दे, या इनको निपटा दिया जाए, या फिर ये आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि आवाम का इसको सपोर्ट है और लोग इसके लिए जमीन पर सड़क पर उतरे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि ये बने, क्योंकि इससे ज्यादा नालायक प्रधानमंत्री पाकिस्तान को कोई मिल ही नहीं सकता। और आप ये देखिए ना कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाकिस्तान को जो हम चाहते हैं वो सब ये कर देगा। जब से ये गया है पाकिस्तान एफएटीएफ से बाहर निकला, उसको आईएमएफ का लोन मिलना शुरू हो गया, उसको कुछ ना कुछ दूसरी की जो भीख मिलती है वो मिलना शुरू हो गई। जब तक ये था यूएस से उसके संबंध खराब थे, सीपैक की वजह से चाइना से उसके संबंध खराब थे। तो मैं तो चाहता हूं कि ये बने, ताकि पाकिस्तान का जो जो हमको करना चाहिए वो काम ये कर देगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी फौज इसको मारने की भी गलती नहीं करेगी, क्योंकि अब इस पे कुछ होता है तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक सिविल वॉर की ब्लिंक पर खड़ा है। और शायद एस्टेब्लिशमेंट वहां का ये गलती नहीं करे। अब एस्टेब्लिशमेंट के सामने दो चीजें हैं, या तो एक तरफ कुआं है या एक तरफ खाई है। और यदि चुनाव होते हैं और ये लड़ता है तो ये इसकी पार्टी सत्ता में आएगी, और फिर अब ये और भी ज्यादा जोर से, आज भी इसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये फौज के खिलाफ, जनरलों के खिलाफ खूब आग उगली है इसने, तो ये और भी जोर से बोलेगा और जनता उसको सपोर्ट कर रही है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है। हमको बात इस पर नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जिन बातों पे विषयों पर बात करनी चाहिए उस पर नहीं हो रही है। क्या इमरान खान अब इस्लामाबाद को सीज कर लेगा, जैसे कि पहले किया था आर्मी के सपोर्ट से, और लेकिन अब आवाम के सपोर्ट से? और यदि वो इस्लामाबाद को सीज कर लेता है कंटेनर पे खड़े होकर, तो फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्या होगी वहां पर? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनती है तो क्या फौज इससे पैचअप करेगी या फिर नवाज शरीफ इससे पैचअप करेंगे? ये एक और प्रश्नवाचक चिन्ह है। हमको नहीं भूलना चाहिए कि आईएमएफ के जो लोन प्रोग्राम है, ऑलरेडी इकोनॉमी वहां पे एकदम डोल्ट्रम्स में है। तो ऐसी स्थिति में यदि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो इकोनॉमी वो खराब होगी। और सोचिए आप कि यदि पाकिस्तान में सिविल वॉर होती है, तो मैं बिलियन नहीं ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं आपके व्यूअर्स के सामने। इसके ऊपर मैं बोलता हूं हर प्लेटफॉर्म पे बहस होना चाहिए कि यदि वहां सिविल वॉर होती है तो फिर वहां के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका क्या होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि हिंदुस्तान, अमेरिका, रशिया और इवन चाइना को भी साथ लेके, कोई भी नहीं चाहेगा कि जो रोग एलिमेंट्स है उनके पास वो न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्ट के हाथ में जाए। तो किस प्रकार से अगर पाकिस्तान में सिविल वॉर हो तो उन न्यूक्लियर वेपन्स को निकाला जा सके और कहीं सेफ कंट्री में रखा जा सके, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। वहां जो हो रहा है वो तो हो रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा कि व्हाट अबाउट दोज न्यूज़। नहीं, देखिए जो आपने बात कही है, बाइडेन साहब ने, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने ये बात कही कि इस वक्त सबसे खतरनाक कोई कंट्री है दुनिया में वो पाकिस्तान है, ड्यू टू न्यूक्लियर वेपन्स विच आर नॉट सेफ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मिश्रा जी कि इसका जो इम्पैक्ट है जो इमरान का, इसमें तो कोई शक नहीं। हमारे जो टैग टीवी के सीईओ हैं ना जी, ताहिर साहब, वो उन्होंने किसी ज़माने में इसके साथ 2 साल काम किया था लेट 90s में, और वो बहुत इसको अच्छी तरह जानते हैं। वो कहते हैं मुझे उसी वक्त पता था कि ये आदमी बहुत ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी। यार एनीवे वो उनके व्यूज़ हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसका इम्पैक्ट जो है, अल्टीमेटली तो इम्पैक्ट साउथ वाले कंट्री पे पड़ना ना। एंड वाई चाइना एंड रशिया, they both are still supporting Pakistan while knowing very clearly that the nuclear weapons are not safe in their hands. देखिए डॉक्टर साहब, हम सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं कि हमला किसने किया, क्या करवाया, क्या होगा। अगर टर्मोइल बहुत जबरदस्त बढ़ता है और पाकिस्तान में इस तरीके की कंडीशन आ जाए कि पाकिस्तान के सारे स्टेट अलग होने लगे, तो होगा क्या मैं आपको बताऊं। जब ऐसे देश में कहीं देश के बकरे हिस्से होते हैं ना,
तो वहां के जो जनरल होते हैं मिलिट्री वाले, वो या तो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे देशों के अपने मिलिट्री के हेड बन जाएंगे या वही आतंकवादी बन जाएंगे। तो वो न्यूक्लियर उनके हाथ में आ जाएगा, फिर वो ब्लैकमेल करके या उसको ब्लैक मार्केटिंग करके वो कुछ भी कमाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ग्लोबल कम्युनिटी, चाहे वो चाइना हो चाहे जो भी हो, एटलीस्ट इस पे बहुत जबरदस्त निगाह रखती है। एक लेवल पे पहुंचने के बाद वो एटलीस्ट मिनिमम न्यूक्लियर के मामले में तो वो इंटरफियर करेंगे ही करेंगे कि न्यूक्लियर कहीं किसी आतंकवादी या किसी गलत उसके हाथ में इररिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी या इनरिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन के हाथ में ना पड़े। यही रीजन है। देखिए अभी गृह युद्ध वगैरह छिड़ा नहीं है, लेकिन जो बिडेन वगैरह क्यों ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हम बहुत खतरनाक लेवल पे पाकिस्तान पहुंच चुका है, न्यूक्लियर आर्सेनल्स की बात क्यों कर रहे हैं। और अभी से नहीं, पिछले 10 साल 15 साल से हो रहा है कि ये सेफ है कि नहीं। बीच में पाकिस्तान की मिलिट्री ने और वहां के गवर्नमेंट को एक बार ये सफाई देनी पड़ी कि नहीं जी हमारे न्यूक्लियर जो आर्सेनल्स हैं वो एकदम सेफ हाथों में है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के लोग, वो चाहे रशिया हो चाहे चाइना हो, अगर अभी खबर चली जाए कि भाई न्यूक्लियर आर्सेनल्स किसी आतंकवादी उसमें हाथ में पड़े हुए हैं, तो दुनिया के सारे देश इकट्ठे हो जाएंगे। वो दुनिया को बचाना ज्यादा जरूरी है। केवल आर्सेनल ही नहीं, न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी भी वो ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं। सब रोकेंगे, पूरी दुनिया के लोग रोकेंगे कि इररिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस, आतंकवादी, इन सब के हाथ में वो न जाने पाए। लेकिन देखिए इतना तो जरूर है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी टर्मोइल आने वाली है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके पीछे कारण है। देखिए अगर इमरान खान को या पाकिस्तान में अगर किसी को मारना है ना, तो वहां सब कुछ अनिश्चित है। एवरीथिंग इज अनअश्योर्ड बट ओनली डेथ और किलिंग इज मोस्ट एश्योर्ड थिंग। जिसको मारना हो वहां पे कोई भी आदमी एकदम श्योर शॉट मार सकता है। भुट्टो साहिबा मरी, उनके पिताजी को फांसी हुई, वहां की आवाम कभी सड़कों पे नहीं आई। कभी उन्होंने पूछा ही नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री को क्यों मार दिया, क्यों फांसी दे दिया। एक आदमी सड़क पे निकल के आंदोलन नहीं किया। सबसे बड़ी चेंज ये आया है कि अब की बार पब्लिक आर्मी के खिलाफ निकली है, जो पाकिस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अदरवाइज वो तो पाक आर्मी जिंदाबाद लगाते थे। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद अब तक तो रेंजर सड़कों पे आ जाते थे। कराची में आप देखिए रेंजर हमेशा सड़कों पे रहते थे। इसका मतलब है कि आर्मी बैकफुट पे है। आर्मी इसलिए बैकफुट पे है, उसको पता है कि हमें भीख ये नेता लोग ही देंगे, लीडर ही देंगे, इसलिए वो खुल के नहीं। आर्मी वाकई में बहुत वीक हो गई है, आर्मी खुद हाशिए पे गई हुई है। इसलिए इमरान खान डोमिनेट कर जाएगा वहां पे और वो अपनी मनमानी करता रहेगा। भीड़ बढ़ती जाएगी। अब अटैक उसके ऊपर उसने खुद करवाया, किसने किया, क्या किया, नहीं किया, ये एक डिफरेंट डिबेट का विषय है। लेकिन टर्मोइल तो शुरू होगा और इमरान खान इस जिद पे अड़ गया है कि जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है उसको कैसे दबाया जाए। उसका नारा ही यही है कि भाई ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उसकी फाइट मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से है कि इनको पीछे हटाओ। देश चलाना नेताओं का काम है। अभी तक जितने नेता थे वो ज्यादातर, हालांकि ये भी आया तो मिलिट्री के ही जो है सहयोग से ही आया था, उसी के सपोर्ट पे आया था। तो बहुत जबरदस्त चेंजेस पाकिस्तान में हो रहे हैं। सारे लोग अलर्ट हैं और इसमें अच्छाई कम होगी, क्योंकि जब स्टेट कमजोर होता है ना डॉक्टर साहब, तो कोई भी आंदोलन हमेशा निगेटिव रिजल्ट ही दे करके जाता है उस स्टेट के लिए। इसलिए सारे अगल बगल के देश अलर्ट हैं। इंडिया, चाइना, रसिया, अमेरिका, जो भी जिम्मेदार नेशंस है इस दुनिया में, एवरीवन इज अलर्ट। कोई इस लेवल पे नहीं खेलेगा कि न्यूक्लियर आर्सेनल किसी आतंकवादी के हाथ में चला जाए। वहां सब एक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप गुजरात में तो गए होंगे इलेक्शन ड्यूटी पे, आप हिमाचल भी गए हैं? नहीं गया। देखिए हिमाचल की जो सिचुएशन है, आखिर में 5-7 मिनट इस पर डिस्कस करते हैं। हिमाचल की जो सिचुएशन है वो बहुत ही इस वक्त जिसको कहते हैं ना फसवा मुकाबला, हाँ जी, वो हुआ है। मतलब मेरे हिमाचल में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, बहुत ज़्यादा, फ्रॉम केलंग से लेके नीचे आप समझ लीजिए सोलन तक। तो वो सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत फसवा और बहुत टफ कंपटीशन है। आप कैसे देखते हैं? आपके जो लीडर्स हैं, जो आपके यहाँ पर पार्टी में बहसें होती हैं, उन्होंने तो यही कहना है कि हम जीते हुए हैं। आपको क्या लगता?
देखिए, दो पार्टी है, कोई तीसरी ऐसा कोई फोर्स है नहीं वहां पर। तो जो भी चुनाव होना है वहीं पे दो पार्टियों के बीच में होना है। और इत्तेफाक से हिमाचल की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो जितनी कम जनसंख्या वाली पॉकेट्स पे चुनाव होता है और वो द्विपक्षीय चुनाव होता है, तो वो हमेशा मुश्किल होता है। काउंसिलर का चुनाव मैं मानता हूं कि सांसद के चुनाव से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये मैंने देखा है, मिश्रा जी ने भी ये चीज देखी होगी। विधायक का जो है वो सांसद से मुश्किल होता है, और काउंसिलर का सबसे मुश्किल होता है, सरपंच का सब उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो छोटा चुनाव जो होता है वो मुश्किल तो होता है, लेकिन जो हमारी बूथ लेवल और पन्ना लेवल पर जो हमारा काम हुआ है, उससे हमको पूरा आश्वासन ही नहीं है, हमको पूरा वी आर सर्टेनिटी है कि हम 100% 2/3 बहुमत लेकर आएंगे। और ये बात आपको नहीं भूलना चाहिए कि वीरभद्र सिंह के बाद हिमाचल में कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं है आज की तारीख में। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। नेता नेता हैं कांग्रेस के पास। हाँ जी, पुराने कुछ ले कोई बड़ा गए नाम सुक्कू। देखिए देखिए, बड़े नाम बनते हैं। देखिए, मैं जानता हूँ जब जब वीरभद्र बना था या उससे पहले रामलाल था, ये कैसे बने थे इनको कौन जानता था तब। लेकिन बाद में लोग इनको जानते हैं। हाँ जी, सुक्कू को सारी दुनिया, सुक्कू को सारा हिमाचल जानता है, जो उनका इस वक्त लीडर है। ऐसे ही और भी लीडर हैं। लेकिन आप मिश्रा जी, आपके दिल्ली सर्कल में क्या चल रहा है? डॉक्टर साहब देखिए, नो डाउट, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं या इवन आम आदमी पार्टी को भी मैं कंसीडर कर लूं, सवाल ये है, ये चुनौती तो क्रिएट कर सकते हैं। कांग्रेस की अभी हालत की हो या की भी हो ना, लीडर है नो डाउट, लेकिन जिताऊ लीडर नहीं है। केवल लीडरशिप से जो है चुनाव में काम नहीं चलता है साहब। लीडर तो मैं भी हूँ, भले ही वो एक मोहल्ले का हूँ, 10 लोग मुझे भी जानते हैं। यहाँ हर गली हर मोहल्ले में लीडर पड़े हैं इंडिया में। जिताऊ लीडर जरूरी है डॉक्टर साहब। और मुझे नहीं लगता है कि अभी हिमाचल में आम आदमी पार्टी या इसके तरफ जो है कांग्रेस के तरफ कोई ऐसा लीडर हो जो चमत्कार कर दे, जो गेम को चेंज कर दे। और काम भी नहीं कर रहा। अब इलेक्शन आया है तब ये लोग जा रहे हैं, थोड़ी बहुत चर्चा हो जा रही है, कुछ प्रवक्ता डिबेट में बैठ जाएंगे। ग्राउंड लेवल पे मैंने कभी कोई हलचल पिछले 5 सालों में नहीं देखी है कि कांग्रेस के लीडर या आम आदमी पार्टी के लीडर ने हिमाचल में ये किया, धरना दिया या विरोध किया, कुछ नहीं। तो केवल लीडर होना जो है जरूरी नहीं है। विक्टोरियस ट्रू मामले में लीडर का मतलब ये होता है जो चीजों को इंप्लीमेंट करे और पार्टी को जीत के मुकाम तक पहुंचाए। वो लीडर है, अगर कोई है तो मुझे बताइए। आपको लगता है कि वहां पर जो है कांग्रेस काफी खस्ता हालत में? दोनों मैंने बोला ना, देखिए मैंने आपको तो भूल जाओ। आप वालों ने तो फैसला कर लिया हुआ कांग्रेस के साथ कि आप हिमाचल में लड़ो, हम गुजरात में लड़ेंगे। ऐसे ही मैं मजाक में कह रहा हूँ। मैं कई बार बोल चुका हूँ, बीजेपी की जो जीत है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, वो मेहनत वगैरह बहुत करते हैं। इनकी कमजोरियां लड़ने के पहले, अरे तुम हारो या जीतो मैदान तो लड़ो। गुजरात में इलेक्शन, हिमाचल में इलेक्शन, और राहुल गांधी उन जगहों पे यात्रा कर रहे हैं जहां 5 साल बाद इलेक्शन होगा। डॉक्टर साहब, हमारे एंड में हमारे जितने भी श्रोता हैं लाखों में, उनको कम से कम ये बता दीजिए कि किस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रखते हैं। एक दो टिप दे जाइए। नहीं, मैं किस तरीके से हैंडसम और हेल्दी रखते हैं? ना, कोई हेल्दी तो बहुत नहीं हूँ। आई एम डायबिटिक, आई एम हाइपरटेंसिव, लेकिन मैं 8 किलोमीटर चलता हूँ। नहीं लगता नहीं ना। 7 से 8 किलोमीटर रोज चलता हूँ। हाँ, मेरे पास भी कोई पेशेंट आता है तो मैं उसको यही कहता हूँ, कहता है जी डायबिटीज। मैं कहता हूँ एक ही मिरेकल मेडिसिन है, वॉक वॉक एंड वॉक एंड कंट्रोल द डाइट। हाँ जी, आई एम वेरी हैप्पी। आप आए इन इलेक्शनों में, और इलेक्शनों के बाद आपके साथ जरूर मैंने बात करनी है, ये बात आप याद रखिए। वी नो गुजरात तो बीजेपी ने जीत जाना, क्वेश्चन है हिमाचल। और हिमाचल भी जीत जाना है। हाँ जी, हिमाचल भी जीतेंगे और एमसीडी भी जीतेंगे। एमसीडी तो आगे भी आप 15 साल से राज कर रहे हैं, तो वापस अभी 15 साल 20 साल और कम से कम एमसीडी में। 15 साल से आप एमसीडी में राज कर रहे हैं। मिश्रा जी, आपको क्या लगता है एमसीडी? नहीं, देखिए मुझे एमसीडी आम आदमी पार्टी के लिए अभी टेढ़ी खीर है। और जो ये सिचुएशन हो गई है ना गुजरात वाली,
तो वो आम आदमी पार्टी के लिए ऐसी हो गई है, अगर गुजरात छोड़ते हैं तो भी वो रणछोड़ या भगोड़े बोले जाएंगे, भगोड़े नहीं रणछोड़ बोले वो तो जाएंगे, क्योंकि रणछोड़ तो हमारे कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा भी हाँ, मैंने जाने इसीलिए जाते बोला है हैं। कि अभी केजरीवाल जी ने 1 महीने पहले ही सर्टिफिकेट अपने आप को दिया है कि मैं किशन भगवान का अवतार हूँ। वो खुद सर्टिफिकेट दे देते हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम किशन भगवान के अवतार हैं। तो इसीलिए मैंने रणछोड़ शब्द बोला था, नहीं तो आप नाराज हो जाते। नहीं तो नहीं ताकि नहीं आप नाराज नहीं, ना हो, नहीं। मैं नहीं होता। एनीवे, आप दोनों का बहुत बहुत मिश्रा जी, आप डॉक्टर साहब। आप यू आर वन ऑफ द वेरी वेल रेड एंड जी लवली एजुकेटेड मैन। आपका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। गुरडेज साहब जब बोलते हैं तो एक बार मज़ा आ जाता है कि यस, एंड जी पार्टी के किस ढंग से अपनी पार्टी के लिए बोलना है वो डॉक्टर गुरडेज से सीखा जाए। एंड जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड जी, एंड हैव ए वंडरफुल वीकेंड। थैंक यू सर। प्रोग्राम आप देख रहे थे ब्रेन बस्ट विद डॉक्टर शारदा। अगले फ्राइडे को फिर आपके साथ मुलाकात होगी, लेकिन हम आपको हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ना के बराबर है। आप paypal.me/tagtv इंटरनेशनल पे जाकर भी कर सकते हो, patreon.com/tagtv पे, या आप हमारी साइट पर जाके आपको राइट को बटन मिलेगा, उसको दबा के किसी भी क्रेडिट कार्ड से जो भी आपसे बन सकता है वो आप करिए। देखिए, ये जो टीवी है इसके पीछे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। हिंदुस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं वो बेसिकली सब इंडस्ट्रियलिस्टों ने खरीदे हुए हैं। इसके पीछे कोई नहीं है, आप लोग हैं। तो आप लोगों की हेल्प हमें चाहिए। सो प्लीज़ डू इट एज मच एज यू कैन। इफ़ यू कांट कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली, एटलीस्ट इतना ज़रूर करिए कि इसको शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों मित्रों के सोशल मीडिया के ऊपर भी लाइक करिए, शेयर करिए, और उनको कहिए वो भी आगे अपने दोस्तों मित्रों को कहें। इन्हीं बातों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।